जब खुद को कॉल करता है तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, सच फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। नहीं आई बात समझ में? जैसे कोई फंक्शन अगर मैं बनाऊं f1, ठीक है, और इसके अंदर कोडिंग में मैंने कुछ लाइंस लिखी होंगी, ठीक है, और मैं f1 को कॉल कर लूं इसी के अंदर, तो क्या हो रहा है यहां पर कि फंक्शन ने खुद को ही कॉल कर लिया। समझ में आया? जब फंक्शन ने खुद को ही कॉल कर लिया तो इसको क्या बोलते हैं? रिकर्शन। तो पहले तो सिंटेक्स के लिहाज से समझ में आया रिकर्शन क्या होता है। देखो, रिकर्शन हो सकता है तुम लोगों को टफ लगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। फरहान, तुम बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि तुमने ध्यान से सुना नहीं है इसलिए तुम फालतू के डाउट्स पूछ रहे हो। 0 रिटर्न होगा तो कहां जाएगा, 1 रिटर्न होगा तो कहां जाएगा। पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि फंक्शन जहां से कॉल होता है वहीं पे रिटर्न होकर जाता है। ऐड फंक्शन के एग्जांपल में भी मैंने करके बताया हुआ था, फिर भी तुम ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमने पहले तो ये समझो कर सकता है पर खुद को कॉल कर रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको अच्छे से समझाऊं तो एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो मैं एक डमी कोड लिख देता हूं और आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से अटेंटिव होके सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, अभी हेडर फाइल इंक्लूजन वाला कोड नहीं लिख रहा हूँ, उतना कोड स्निपेट लिख रहा हूँ जितने की जरूरत है हमें। जैसे मान लीजिए मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ एक वेरिएबल ले लिया और के असाइन f1 3 ऐसा लिख दिया और लिखा printf डी और ये के। ठीक है, मुझे बताइए जितना कोड मैंने लिखा है रिकर्शन इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है? जितना कोड मैंने लिखा है दीपाली बताओ, इसमें रिकर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें मेन फंक्शन डिफाइन हुआ है और मेन ने मेन को कॉल नहीं करा है। अच्छा, लेकिन अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं f1, ठीक है, इसके अंदर कुछ कोड लिख रहा हूं, कुछ भी कोड लिख दिया मैंने। अच्छे से देखिए इस कोड को और मुझे बताइए इसमें रिकर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस दीपेश कर सकते हैं। यस, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है ना? मुझे बताइए मेन से, तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे कॉल किया, वो कॉल हुआ तो वो सबसे पहले रैम में आएगा दो चीजों के लिए, इंस्ट्रक्शंस रखने के लिए और वेरिएबल्स के लिए, है ना? इंस्ट्रक्शंस रखने के लिए और वेरिएबल्स रखने के लिए। तो ये कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर? एक वेरिएबल है।
क्या नाम का है वो वेरिएबल? के नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो ये मेन फंक्शन को मिली मेमोरी और उसके अंदर एक के नाम का वेरिएबल है। अच्छा, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, डायग्राम बना रहा हूँ, ट्राई रन कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए कि अब कौन सी लाइन चल रही है। मेन फंक्शन का कोड चलना स्टार्ट होता है, के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद एक्शन स्टेटमेंट ही चलते हैं एक्चुअल में, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एक्शन स्टेटमेंट क्या लिखा है? के असाइन F13। इस लाइन में क्या क्या हो रहा है? के असाइन F13 में कितने काम हो रहे हैं? यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है और असाइनमेंट भी हो रहा है। तो पहले क्या होगा? पहले फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन? F1 नाम का जो फंक्शन बना है वो कॉल हो रहा है। ठीक, F1 नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। किसी भी फंक्शन को मेमोरी तब मिलती है जब वो कॉल होता है। तो F1 फंक्शन कॉल हुआ इसलिए उसको मेमोरी मिल गई। मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स बनेंगे? देवंजन ध्यान से देखो, 2 वेरिएबल्स बनेंगे। क्या क्या नाम के बनेंगे? एक n नाम का बनेगा और एक s नाम का बनेगा। तो ये हमारे फंक्शन को मिल गई मेमोरी। देखो, ये फंडामेंटल बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शन जब भी कॉल होता है तो वो सबसे पहले रैम में लोड होता है। तो ये हो गया। पर क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये फंक्शन कहां से कॉल हुआ है? इस जगह से। तो यहां से कंट्रोल आया है इसके पास। क्लियर? मैं ये एरो क्यों बना रहा हूं? ताकि आप भूल मत जाओ कि कहां 3, वेरी गुड, 3 पास हो रहा है। 3 किस में चला गया? n के अंदर। तो देखो मैं इसके अंदर 3 लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा? अब F1 फंक्शन की कोडिंग चलेगी। उसके अंदर लिखा है if n equals to 1, if n equals to 1, ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है तो रिटर्न 1 नहीं चलेगा। उसके नीचे वाली लाइन पे आ जाओ। क्या लिखा है? s assign, s assign। देखो इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। s assign n plus f1 n minus 1। इसमें 2-3 काम हो रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? F1 फंक्शन कॉल होगा। F1 फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा? F1 फंक्शन कॉल होगा तो मेमोरी मिलेगी, मेमोरी में लोड होगा। देखो, फंक्शन जितनी बार कॉल होता है उतनी बार रैम में लोड होगा। तो भले ही पहले से वो रैम में है, लेकिन ये दोबारा कॉल हुआ है, दोबारा कॉल हुआ है तो ये फिर से रैम में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉल कहां से हुआ है। देखो अच्छी तरीके से, ये फंक्शन कहां से कॉल हुआ है। F1 फंक्शन ये दूसरी बार कॉल हो रहा है, लेकिन कहां से कॉल हुआ है ये जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस जगह से कॉल हुआ है।
समझ में आई बात? इस जगह से कॉल हुआ है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रख पाए कि कहां से कॉल हुआ है तो आप ये बात भूल जाओगे कि वैल्यू रिटर्न होके कहां जाएगी। तो ये जहां से कॉल होता है ना फंक्शन, वैल्यू रिटर्न होके वहीं जाती है। फरहान, वैल्यू रिटर्न होके वहीं जाती है जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पहले वाले F1 में जाए, समझ गए पहला वाला F1 किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसको मैं बोल देता हूं पहला वाला F1, इसको मैं बोल देता हूं दूसरा वाला F1, ठीक है? समझ जाओगे? तो पहला वाला जो F1 है उसके अंदर कोडिंग में जहां से F1 फंक्शन कॉल हो रहा है उधर लिखा है n-1। बताओ n कितना है? n तो 3 है, तो n-1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 पास हुआ है यहां से, किस में चला गया? n में चला गया, तो n के अंदर चला गया 2। अब अगर मैं डायग्राम ना बनाऊं ना तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि n की वैल्यू, अभी तो सर आप 3 बोल रहे थे, अब आप बोल रहे हो 2, तो n की वैल्यू 3 है कि 2 है? लेकिन डायग्राम से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि n में 3 भी है, n में 2 भी है, क्योंकि दो अलग अलग n है। एक n पहले वाले F1 फंक्शन में, दूसरा n दूसरे वाले F1 फंक्शन में। ये डायग्राम से जितने क्लियर होता है उतना आप ब्रेन में ओरली करोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए रिकर्शन के सवाल पे ड्राई रन लिखकर आराम से करना, ठीक है? अब दूसरे वाले F1 फंक्शन की कोडिंग चल रही है, क्या होगा इसके अंदर? इफ कंडीशन चेक करो, n इक्वल्स टू 1, n कितना है? n है 2, तो 2 इक्वल्स टू 1 क्या हुआ? फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ तो रिटर्न 1 नहीं चलेगा, नीचे आ जाओ, फिर से कॉल हो जाएगा फंक्शन, है ना? फिर से कॉल हो जाएगा F1 फंक्शन, तो F1 फंक्शन को फिर से मेमोरी मिलेगी, उसके अंदर दो वेरिएबल्स बनेंगे, एक n नाम का, एक s नाम का। ठीक है? फिर आपको ये याद रखना है कि फंक्शन कहां से कॉल हुआ था। तो देखिए इस बार फंक्शन कॉल हुआ था इस जगह से, तो दूसरे वाले F1 फंक्शन में, ये तीसरा वाला F1 फंक्शन है, तीसरी बार कॉल हुआ है, तो दूसरा वाला जो F1 फंक्शन है उसके अंदर जहां से कॉल हुआ है F1, वहां n-1 लिखा है, तो n कितना है? 2 है, तो 2 - 1 1, तो 1 यहां से पास हुआ है और इस n में 1 चला गया। क्लियर है? अब तीसरा वाला F1 फंक्शन चल रहा है, तीसरा वाला F1 फंक्शन चल रहा है, इसके अंदर इफ n इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ट्रू है, पहली बार ट्रू हुई। समझ में आया? मान लो इस तरह की कोई लाइन लिखी ही नहीं होती तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई लाइन लिखी ही नहीं होती तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, तो रिटर्न 1 चल जाएगा। मुझे बताओ रिटर्न होके कहां जाएगा? 1 रिटर्न होके कहां जाएगा? हाँ, यही मैं देखना चाह रहा हूं कौन गलती करता है। अभी तक तो सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग।
सभी का जवाब सही है। अरे गधे से इंसान बन गए क्या सब लोग? कोई तो गलती करो, फिर मैं किसको डांटूंगा यार। अरे सभी ने सही बता दिया यार, सभी का सही हो गया आज तो। जहां से कॉल हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर से कॉल हुआ है ना? नहीं, कहां से कॉल हुआ है? दूसरे वाले F1 से कॉल हुआ है ना? तो ये रिटर्न होके वैल्यू एग्जैक्टली वहां जाएगी जहां से फंक्शन ये वाला कॉल हुआ था, इस जगह पर। ग्रीन एरो को ही फॉलो कर रहे हैं हम, जहां से कॉल हुआ था वापस वहीं पर जा रहा है। और क्या वैल्यू रिटर्न होके जा रही है? 1। तो जैसे ही F1 फंक्शन ने, तीसरे वाले F1 फंक्शन ने 1 रिटर्न कर दिया, उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी? रिलीज। तो इसकी मेमोरी क्योंकि रिलीज हो गई, मैं इस पे क्रॉस बना देता हूं। मान लो कि ये मेमोरी से चला गया है और अब कंट्रोल कहां आ चुका है? दूसरे वाले F1 फंक्शन के पास वापस आ गया है। तीसरा वाला F1 फंक्शन तो हो गया खत्म, क्योंकि रिटर्न चल गया, मतलब वो फंक्शन खत्म हो गया। अब इधर आ गए दूसरे वाले F1 के पास। ये जो वैल्यू रिटर्न होके आती है फरहान, कहां आती है? क्यों फरहान? वैल्यू रिटर्न होकर कहां जाती है? देखो मैं अंडरलाइन बनाऊं, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जगह 1 आ जाएगा। इतने पूरे को ये रिप्लेस कर देगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये लाइन कैसी लिखी है? S असाइन n+1। समझे सभी लोग? n+1 लिखी है ये, S असाइन n+1। तो n कितना है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने जो मेमोरी ब्लॉक बनाए ना, सबके अंदर n अलग अलग बना लिया, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा कि ये कोड है तो ये वाला वेरिएबल है, साथ में दिख रहा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 2+1 हो गया 3, तो S में असाइन हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगली लाइन चलती है रिटर्न S। तो S की वैल्यू रिटर्न होके कहां जाएगी? जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। जैसी वैल्यू रिटर्न हुई, क्या वैल्यू रिटर्न हुई? S की वैल्यू रिटर्न हुई। S की वैल्यू कितनी है? 3। तो इस फंक्शन की मेमोरी हो गई रिलीज। यहां पर जहां से F1 फंक्शन कॉल हुआ था, उस जगह पर ये 3 आ गया है, तो ये n+3 लिखा है, S असाइन n+3। n में ऑलरेडी क्या है? 3 है, तो 3+3 हो गया, तो S के अंदर चला गया 6। ये 6 अब रिटर्न होगा, वहीं जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है ना? सिक्स रिटर्न होके चला गया। जैसे ही रिटर्न हुआ, इसकी मेमोरी हो गई रिलीज, और यहां पर पहुंच वो k की वैल्यू 6 प्रिंट करेगा, तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? 6 आया समझ में? आउटपुट 6 आया है, ये समझ में आया सभी को? चलो गुड। तो रिकर्शन कैसे वर्क कर रहा है अच्छे से समझ में आ गया। फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब फंक्शन खुद को कॉल नहीं करेगा तो वो बेस केस कहलाएगा। क्लियर? मुझे बताओ ये F1 फंक्शन क्या कैलकुलेट करने का फंक्शन है? वेरी गुड, सम ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो हमने 3 नंबर्स का सम करा, F1 में 3 पास किया तो 3 नंबर्स का सम करा हमने। मुझे बताओ, जब मैंने F1 में 3 पास किया तो रिजल्ट रिटर्न होके फाइनली कितना आया? 6 आया ना। अगर मैंने F1 में 2 पास किया था, पास किया है क्या कहीं पर? देखो जरा, हमने इतना ड्राई रन करा, क्या कहीं F1 में 2 पास हुआ है? वहां रिटर्न होके क्या आया था? उसी जगह पर रिटर्न होके क्या आया था? 3 आया था ना। यस। क्या F1 में कहीं पर 1 पास हुआ है? वहां पे रिटर्न होके क्या आया था? 1 आया था, है ना। इस हिसाब से अगर F1 में 4 पास कर दूं तो रिटर्न होके क्या आएगा? 10 आएगा। अब ये हो कैसे रहा है, इसको समझो, इसको समझो अच्छी तरीके से। ये जो F1, देखो इधर F1 में 2 पास किया था, F1 में 2 पास किया था ना। F1 में 2 पास किया था तो दूसरा वाला F1 फंक्शन कॉल हुआ था। दूसरे वाले F1 फंक्शन में क्या लिखा है? n प्लस F1 n-1, नहीं क्या? तो n कितना है? 2। उसमें कितना ऐड कर दिया? F1 1। समझ में आया क्या? 2 में क्या ऐड कर दिया? F1 1। अब F1 1 क्या रिटर्न करेगा? 1। इसने तो सीधे सीधे 1 रिटर्न कर दिया था। ठीक है। अब ये 2 + 1 होके 3 हो गया था, है ना। अच्छा, F1 में जब 3 पास किया था तो इसका रिजल्ट 6 कैसे आया था? इसका रिजल्ट 6 कैसे आया था? हमने 3 में ऐड किया था F1 2। एग्री? इसी हिसाब से सोचो कि F1 4, F1 4 जब कॉल करेंगे तो उसके अंदर 4 प्लस F1 3 होगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं F1 में 100 पास करता तो उसका रिजल्ट कैलकुलेट कैसे होता? देखो, हमसे पूछा जा रहा है कि पहले 100 नंबर का सम क्या है, तो मैं कहूंगा 100 में ऐड कर दो पहले 99 नंबर्स का सम। आता समझ में? यानी इस प्रॉब्लम का इतना सा सॉल्यूशन है। अरे लूप से भी आसान है ये, रिकर्शन लूप से भी आसान है। समझो इस बात को कि मुझे अगर 100 नंबर का सम निकालना था तो मैंने लॉजिक क्या बनाया कि 100 में ऐड कर दो फर्स्ट 99 नंबर्स का सम। बस हो क्या रहा है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के ही टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? 100 नंबर का सम निकालना। उसका जो सॉल्यूशन बनाया जा रहा है
उस सॉल्यूशन में हम उसी प्रॉब्लम को फिर से कर रहे हैं यूज, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम से थोड़ा सिंपलर वर्जन के लिए। मतलब ओरिजिनल प्रॉब्लम थी 100 नंबर का सम निकालना, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने लिखा उसमें मैंने प्रॉब्लम को फिर से यूज करा, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम 100 नंबर का सम निकालना थी, यहां मैं 99 नंबर्स का सम निकाल रहा हूं। तो यानी ओरिजिनल प्रॉब्लम से थोड़ा सिंपल वर्जन के लिए मैंने कॉल करा है। अब आप पूछोगे F1 99 यानी 99 नंबर्स का सम कैसे निकलेगा? तो 99 नंबर्स का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 99 प्लस F1 98। अब आप कहोगे कि ये चीज कब रुकेगी? उत्कर्ष कब रुकेगी? जब F1 में 1 पास करोगे तो रुकना जरूरी है ना ये चीज। तो वो जब रुकेगी तभी तो रिजल्ट आ पाएगा, नहीं तो ये तो कॉल होता ही रहेगा। तो बेस केस भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इधर बोलूं 100 की जगह कि मैं n पास कर रहा हूं, तो पहले n नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालेंगे? n में ऐड कर दो F1 n-1। दिस बिकम्स रिकर्सिव केस। इसको क्या बोलेंगे? रिकर्सिव केस। तो रिकर्शन वाले फंक्शन बनाने के लिए दो ही चीजें होती हैं, रिकर्सिव केस और बेस केस, है ना? रिकर्सिव केस और बेस केस। ये है रिकर्सिव केस, दूसरा होता है बेस केस। ठीक है, लेकिन ये कोड बनाने में बहुत आसान होता है। अब इसी कोड को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था। मैं लिखता int sum int n, if n equals to 1 return 1, नहीं तो return n plus sum n-1। मतलब वो जो s नाम का वेरिएबल था वो नहीं बना रहा मैं, कोई जरूरत ही नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 रिजल्ट आएगा, नहीं तो n प्लस सम n-1 आएगा। तो ये कोड लिखने में छोटा सिंपल होता है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये फटाफट बनते हैं। ठीक है, लूप से भी उतना ही टाइम लगेगा और रिकर्शन से भी उतना ही टाइम लगेगा। बस रिकर्शन में क्या हो रहा है? फंक्शंस बार बार कॉल हो रहे हैं, तो मेमोरी स्पेस, थोड़ी मेमोरी ज्यादा लेता है, लेकिन उसके बावजूद ये लॉजिक बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी रिकर्शन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। इसलिए रिकर्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उत्कर्ष, मैं आपको नाम लेकर 2 बार बोल दिया, यस। बेस केस नहीं लोगे तो एंड कैसे होगा? रिकर्शन एंड कैसे होगा? उत्कर्ष, तुम्हारा ही नाम लेके मैंने बोला था अभी भी। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आज असाइनमेंट दे रहा हूं एक, उसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है ना? नहीं बनेगा कोई बात नहीं, फरहान अनम्यूट किया है? यस सर। हाँ बोलो, क्या डाउट था तुम्हारा?
जिस तरह से वो प्रोग्राम में था रिटर्न 0 रिटर्न 1 किए थे आप, तो रिटर्न 0 का तब भी जहाँ से कॉल हुआ तो वहीं जाएगा। कर रहा हूँ जानबूझ के। क्या होता है, मैं आप पे प्रेशर बना रहा हूँ, मुझे मालूम मैं आपकी जो, जिसको अपन शुद्ध हिंदी में और थोड़ा रूड वे में बोलते हैं ना, जितनी तुम्हारी औकात है मैं तुम्हें उससे ज्यादा सवाल देना चाहता हूँ।